नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में लगातार बदलाव आ रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में और भी ज्यादा विकास हो, इसके लिए हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक लगातार नए नए शोध कार्य कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हम इसी से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे पशुओं में चारा प्रबंधन के बारे में। पर उससे पहले आइए हम नजर डालते हैं अपने सेगमेंट खबरें खेती की पे। वैज्ञानिक कृषक संपर्क की अनूठी पहल मेरा गांव मेरा गौरव योजना का शुभारंभ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान द्वारा मुजफ्फरनगर के ककड़ा गांव से। प्याज का एमईपी $400 प्रति टन हुआ। कपास किसानों के लिए प्रायोगिक योजना तैयार। और कोल्हू कम चलने से गुड़ हुआ महंगा। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अब खबरें विस्तार से। किसानों तक वैज्ञानिकों की सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मेरा गांव मेरा गौरव योजना तैयार की गई है। इस योजना में प्रयोगशाला से खेत तक किसानों के साथ वैज्ञानिकों के संपर्क को बढ़ाया जा सके। इसके तहत प्रत्येक वैज्ञानिक द्वारा एक गांव की पहचान कर किसानों को नियमित रूप से सूचना, ज्ञान एवं सलाह सुविधा प्रदान कर किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मेरा गांव मेरा गौरव योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले के ककड़ा गांव से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान द्वारा किया गया। भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर एक योजना चलाई गई है, लैब टू लैंड। हर साइंटिस्ट किसी न किसी गांव को गोद लेगा और उस गांव में जो लैब में वर्क करता है, जो रिसर्च है, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएगा। तो ये एक ऐसी योजना है जिससे किसान को जो रिसर्च है, एग्रीकल्चर रिसर्च, उसका फायदा मिल सके। घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों में तेज गिरावट के मद्देनजर सरकार ने इसके निर्यात को प्रोत्साहित करने के उपाय के तहत प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य $700 से घटाकर $400 प्रति टन कर दिया है। इससे सस्ती दर के प्याज का निर्यात भी संभव हो सकेगा। प्याज की आवक तेजी से बढ़ने और निर्यात कम होने के कारण प्याज की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। प्याज के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इसके निर्यात एमईपी $700 से कम करके $400 प्रति टन कर दिया गया है। इससे कम कीमत के प्याज का निर्यात भी हो सकेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि विभिन्न किस्म की प्याज का एमईपी $700 से घटाकर $400 प्रति टन किया जाता है। कोई निर्यातक एमईपी से कम दर पर निर्यात नहीं कर सकता। अगस्त में प्याज के भाव में उछाल के मद्देनजर इसका एमईपी $425 से बढ़ाकर $700 प्रति टन किया गया था। लेकिन हाल ही में नए प्याज की आपूर्ति बढ़ने से प्याज की कीमतें स्थानीय थोक मंडियों में ₹10 प्रति किलो तक गिर गई हैं। किसानों के हितों की रक्षा करने के विचार से सरकार ने यह कदम उठाया है। कपास किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए डायरेक्ट पेमेंट डेफिशिएंसी सिस्टम के तहत प्रायोगिक परियोजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है। इसके तहत सरकार का कपास किसानों को प्रत्यक्ष लाभ देने का विचार है। कपास किसानों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए सरकार ने किसानों के लिए एक प्रायोगिक योजना तैयार की है। डायरेक्ट पेमेंट डेफिशिएंसी सिस्टम, जिसको महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। इस प्रणाली के तहत अगर बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आ जाता है तो किसानों को एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच के अंतर की राशि का भुगतान सीधे किसानों को किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का कपास किसानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना पेश करने का कार्यक्रम है। कोल्हू कम चलने का असर गुड़ की कीमतों पर देखा जा रहा है। इन दिनों गुड़ की कीमतों में तेजी का असर है। आगे सर्दी और बढ़ने से इसकी खपत में इजाफा होगा, जिससे गुड़ के दाम और बढ़ सकते हैं। इस बार साल के मुकाबले गुड़ कोल्हू कम चल रहे हैं, जिससे गुड़ कोल्हू की संख्या घट रही है, जिससे मंडी में गुड़ की आवक कम हो रही है। मुजफ्फरनगर मंडी में गुड़ की आवक कम हो रही है। मुजफ्फरनगर मंडी में गुड़ की आवक 2500 से 3000 क्विंटल हो रही है, जबकि इन दिनों 4000 क्विंटल तक आवक होनी चाहिए।
कोल्हू कम चलने से गुड़ की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। पिछले साल के मुकाबले गुड़ 100 रुपए प्रति क्विंटल महंगा बिक रहा है। बीते कुछ दिनों में गुड़ के दाम 60 रुपए प्रति क्विंटल तक चढ़ चुके हैं। उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दिल्ली और लखनऊ में इस समय गुड़ की थोक कीमतें 40 रुपए प्रति किलो है, जबकि पिछले साल इस समय गुड़ की कीमत दिल्ली में 39 रुपए और लखनऊ में 36 रुपए प्रति किलो थी। आगे सर्दी और मकर संक्रांति तक गुड़ की मांग बढ़ने के साथ साथ इसकी कीमतों में भी उछाल देखा जा सकता है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों, आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में बादल छाए रहेंगे व कुछ भागों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं देश के उत्तर पूर्वी भाग, सिक्किम, आसाम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कोहरा छाए रहने का अनुमान है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के सभी भागों में आसमान बादलों से ढका रहेगा। वहीं देश के निचले भाग में जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु में हल्के बादल व केरला में बारिश का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों बहनों, पशु किसानों के लिए बहुत ही अहम होते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पशुओं की सेहत का ध्यान रखना। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और अगर इस मौसम में पशुओं की सेहत का ध्यान ना रखा जाए तो वो बीमार हो जाते हैं और इस बीमारी का सीधा सीधा असर पड़ता है उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता पर। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे पशुओं के चारा प्रबंधन के बारे में। किस प्रकार आप पशुओं के चारे का प्रबंधन करके उनके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आइए इन्हीं सब से जुड़ी जानकारी लेते हैं डॉक्टर RN शर्मा जी से। अक्सर लोगों का ये विचार था कि पशुपालन का धंधा जो है वो एक सहायक धंधा है, यानी खेती भी करो और साथ ही साथ पशुपालन का भी फ़ायदा उठाओ। लेकिन आज समय बदला है, पशु की कीमत बढ़ी है,
पशु का उत्पादन बढ़ा है और इसका पूरा फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं, यानी अच्छा पशु लें, उसका खाना पीना आहार कैसा हो, कितनी मात्रा में दें, किस अवस्था में कितना चाहिए, आज के प्रोग्राम में सब ये जानकारी आपको देंगे। और ये जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर RN शर्मा साहब। डॉक्टर RN शर्मा, एक अच्छे पशु से अच्छा उत्पादन लेने के लिए क्या क्या पहचान हो सकती हैं? आप क्या सलाह देंगे कि ये अच्छा पशु है और ये घटिया उत्पादन देगा आपको? हाँ, देखिए, जो अच्छा पशु है अगर हमारे किसान के पास होगा तो वो अच्छी नस्ल का होगा तो ज़्यादा अच्छा दूध उत्पादन देगा। दुधारू पशु में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब भी हमारा पशुपालक बाज़ार के अंदर या जहाँ पैठ लगती हैं, जो कई जगह पशु मेले लगते हैं, जब वहाँ जाते हैं पशु खरीदने के लिए, तो सबसे पहले देखें, पहले मेले में अंदर घूम कर देखें तो उसको एक स्वतः ही अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई किस तरह के यहाँ पर पशु हैं। और जब उसको कोई पशु पसंद आता है तो उसमें देखें कि जो पशु है उसका शरीर जो है तिकोने आकार का होना चाहिए, छेनी के आकार का होना चाहिए। मतलब ये है कि जो उसकी गर्दन है वो पतली होनी चाहिए और पीछे का हिस्सा वो चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसका सीधा सा मतलब है कि अगर गर्दन के ऊपर ज़्यादा मोटी होगी तो उसके अंदर वो एक तरह से नर के लक्षण माने जाते हैं। जो मादा है, जो हमारी भैंस है या जो गाय है, जो पीछे का हिस्सा है उसमें जो दूध देने का एक तरह से जो अयन है वो मुख्य रूप से होता है और उसका पेट भी होता है। तो जितना अच्छा अयन होगा और जितना उसका शरीर में पीछे का हिस्सा चौड़ा होगा तो उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो ज़्यादा होगी। दूसरा ये देखें कि जो पशु की जो आँखें हैं वो चमकीली होनी चाहिए, एकदम अलर्ट दिखना चाहिए। जो उसकी त्वचा है वो चिकनी होनी चाहिए और दूर से देखें तो ऐसा लगे जैसे उसमें तेल लगा रखा हो। तो उससे ये लगता है कि जो पशु का जो शरीर है उसमें जो खून का जो बहाव है वो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। और कहीं जैसे सूखी त्वचा हो रही है, कहीं खाज है, इस तरह का पशु नहीं लेना चाहिए। या कई बार जैसे आँखें गड्ढे में हैं तो उससे लगेगा कि भाई जो पशु की जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है और वो ज़्यादा आगे चलकर दूध नहीं देगा। तो ये जो है एक तो ये लक्षण होगा। दूसरा एक ये देखें कि जो पशु के पेट के नीचे एक नस निकलती है जिसको दूध शिरा बोलते हैं। उससे क्या है कि जो खून है वो जो शरीर से उसके अयन में जाता है, तो वो जितना मोटी चौड़ी और जितना मुड़ी हुई होगी तो समझ लीजिए कि वो पशु जो है अच्छा दूध देने वाला होगा। इसका मतलब ये है कि वो अच्छी मात्रा में खून जो है अयन के अंदर जा रहा है और जो दूध का उत्पादन है वो ज़्यादा बन रहा है। अब असली बात आती है अयन की। देखिए, जो अयन है प्रमुखतः जो है दूध वहीं पर बनता है, तो वो जितना आगे की तरफ भी होना चाहिए और पीछे की तरफ जो है सांचे तक जाना चाहिए। मतलब ये है कि आगे और पीछे तक पूरा उसकी जितनी गहराई होगी तो वो समझ लीजिए ज़्यादा मात्रा में पशु दूध देगा। थनों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि थन जो है वो एक अच्छी जो लंबाई के होनी चाहिए और समान लंबाई होनी चाहिए। 2 थन छोटे होते हैं, 2 थोड़ा सा बड़े होते हैं, ये एक सामान्य बात है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक थन बहुत छोटा हो गया, कोई थन ज़्यादा लंबा हो गया या मोटा हो गया। तो अगर इस तरह का कोई लक्षण देखें तो ऐसे पशु को नहीं खरीदना चाहिए। और इससे भी बढ़िया बात यह है कि जब आपको कोई पशु पसंद आ जाए तो उसका दूध जो है 3 बार ज़रूर निकाल के देख लें। तो दूध निकालने से क्या पता लगेगा, एक तो दूध की सही मात्रा का पता लग जाएगा कि वाकई मैंने 12 लीटर वाली दूध भैंस लेनी है या गाय लेनी है। तो वो जब दूध निकालेंगे तो उसमें सही मात्रा का पता लग जाएगा। दूसरा ये भी पता लग जाएगा कि पशु के थन में कोई गांठ तो नहीं है, कोई पशु का थन मारा गया हो या जिसमें से बिल्कुल दूध ही ना निकल रहा हो, या कोई बीमारी भी हो सकती है, जैसे कई बार थनैला हो जाता है। तो अगर दूध निकालेंगे तो उसमें कोई फिटक नहीं आनी चाहिए, खून नहीं आना चाहिए, कोई मवाद नहीं आना चाहिए। तो मतलब दूध निकालने से काफ़ी मात्रा में ये चीज़ों का पता लग जाता है और जो हमारा किसान है आगे नुकसान से बच जाता है। दूध निकालने से एक और बात का पता लग जाता है कि कहीं पशु हत्तल तो नहीं है। तो गांव के अंदर कई बार ऐसा होता है कि एक जो पशु है या तो महिला को या पुरुष को ही दूध देता है, खास उसको,
और मतलब कोई दूसरा निकालना चाहे तो वो पशु दूध नहीं निकालने देता। तो अगर आप मेले में से ला रहे हैं या कहीं किसी घर से ला रहे हैं तो दूध निकालने से ये भी पता लग जाएगा कि ये अवगुण तो नहीं है, और आगे चल के उसके घर पे जाके वो पूरी मात्रा में दूध देगा। तो इस तरह के पूरे अगर लक्षण हम देखेंगे तो वो आगे चल के पशु अच्छा दूध देगा और अच्छा उसके लिए लाभदायक भी होगा। डॉक्टर साहब, खाने का ऐसा है कि पशु का आहार बहुत हद तक निर्भर करता है, कितनी कीमत, कितनी दूध के दाम बढ़े। तो पशु का आहार कैसा होना चाहिए ताकि अच्छे से अच्छा उत्पादन हमें उससे मिल सके? हाँ, देखिए, आहार का पशुपालन के अंदर बड़ा महत्व है, और महत्व इसलिए भी है कि जिस तरह का आप आहार देंगे वो पशु उसी अनुपात के अंदर दूध देगा। अगर पशु के आहार के अंदर कुछ चीज़ की कमी है या पूरा आहार उसको नहीं मिल रहा तो वो अपनी उत्पादन क्षमता के हिसाब से दूध नहीं दे पाएगा। और एक ये बात भी सत्य है कि जो हमारा पशुपालन में जो खर्च है वो 70 से 80% तक अब ये आहार पर होता है। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि ऐसा आहार हो, वो ज़्यादा महंगा भी ना हो और वो अच्छी तरह पचना भी चाहिए, पशु को पसंद भी आना चाहिए, स्वादिष्ट भी लगना चाहिए, इस तरह का आहार बनना चाहिए। तो पशु आहार में 4 चीज़ें आती हैं। पहला तो है जी सूखा चारा। तो सूखे चारे के अंदर ज़्यादातर हमारे किसान भाई जो गेहूं का भूसा है, जिसको तूड़ा बोलते हैं, वो खिलाते हैं, या जैसे आजकल जाड़ा पड़ रहा है इसमें बाजरे की कुट्टी है या कहीं मक्का की कुट्टी भी देते हैं, और कई क्षेत्रों के अंदर हमने देखा है धान का पुआल भी खिलाते हैं। तो ये सूखे चारे के अंदर आता है और ये पशु के पेट भरने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखा गया है कि जो आमतौर पर जो बड़ा पशु है वो 7 से 8 किलो भूसा उसको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो पशु का जो सिस्टम है इसके 4 पेट होते हैं, तो उसको पेट भरने के लिए ये सूखा चारा बहुत ज़रूरी है। भले ही इसमें तत्व बहुत कम मिलते हैं, लेकिन पशु की मशीन को चलाने के लिए, उसका एक आभास करने के लिए कि भाई मेरा पेट भर गया है, तो ये सूखा चारा में ज़रूरी है। दूसरा आता है जी हरा चारा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं, बहुत सारे जो एक तरह से पानी भी उसमें होता है, पशु को ये स्वादिष्ट भी लगता है। तो नॉर्मली एक हमारे पशु के लिए 30 से 40 किलो अगर हरा चारा मिल जाए तो उसका दूध उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा ये है कि पशु का इसमें पेट भी साफ़ रहता है, कब्जी की भी शिकायत नहीं रहती। तो हरा चारा के अंदर भी जितना किसान दे सकता है तो 30 से 40 किलो मिल जाए। अगर कम मिलता है तो मतलब ये 10 से 20 किलो तो उसको मिलना ही चाहिए। तो अगर मान लो हरा चारा मिलेगा तब पशु अच्छा दूध देगा। हरे चारे से मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब दाने की कीमत भी कम हो जाएगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर दाना की मात्रा बचानी है तो हरे चारे का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो अच्छा रहता है। हरे चारे भी 2 तरह के होने चाहिए। देखिए, दोनों मौसम में, खरीफ में और रबी मौसम में, तो जैसे आजकल का रबी का मौसम है तो इन दिनों के अंदर बरसीम सबसे बढ़िया हरा चारा है। तो इसको दलहनी चारा बोलते हैं। इससे हमारे पशुओं को प्रोटीन मिलती है और उससे दूध का निर्माण होता है। दूसरा चारा होता है जिससे ऊर्जा मिलती है, और उसमें जैसे आजकल है जई है, ये बहुत बड़ा अच्छा है। तो हमारे किसान भाइयों को यही कहना चाहेंगे कि दोनों तरह के चारे मिला के दें, मतलब जई और बरसीम का हरा चारा मिला के देंगे तो वाकई वो दूध उत्पादन के लिए बड़ा अच्छा होगा। उसी तरह से खरीफ के अंदर है, जैसे ज्वार है उसके साथ लोबिया मिला के दे दें तो ये बड़ा, ज्वार है, मक्का है, उसके साथ लोबिया देंगे, क्योंकि लोबिया जो है वो दलहनी चारा है और जो ज्वार और मक्का है वो ऊर्जा वाला चारा है। तो ये 2 तरह के चारे दोनों सीजन के अंदर, और कोशिश हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो पूरे साल हरा चारा दें। और उसके लिए देखिए, जो हमारे ये फसली हरे चारे हैं उसके अलावा बहुत सी घास भी आती हैं। तो अगर जिस तरह से बड़ी बड़ी डेयरियाँ खुल रही हैं तो हम चाहेंगे किसान भाई बहुत तरह की जो ग्रासेस हैं, घास हैं, अंजन ग्रास है, नेपियर ग्रास है और ग्रीन ग्रास है, वो इस तरह के चारे लगा लें, घास लगा लें, तो इनसे क्या है, हरे पूरे साल भर जो है उनको हरा चारा मिल जाएगा। अब बात आती है दाने की, जो मुख्यतः है बहुत महंगा भी है आज के हिसाब में। तो दाना जो है पशु के लिए देना ज़रूरी है और उसकी क्षमता जितनी दूध देने की है उसके हिसाब से उसको दाना देना चाहिए, और ये संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब ये है कि दाने के अंदर वो सारे चीज़ होनी चाहिए जो पशु के दूध उत्पादन के लिए ज़रूरी हैं। उसमें सबसे बड़ा है अनाज।
अनाज के अंदर भी हम सलाह ये देते हैं कि किसान के क्षेत्र के अंदर जो अनाज पैदा हो रहा है, जैसे अनाज में मक्का आता है, गेहूं आता है, जौ है, जई है, बाजरा है, ये सारे अनाज आते हैं। और मैं तो सलाह ये दूंगा कि अनाज जो है इनमें एक अनाज न दें, 2-3 अनाज मिला के दें। जैसे आजकल ठंड का मौसम है तो हमारे किसान भाई जैसे अब कहीं बाजरा होता है तो बाजरे का जो दलिया बना के दें, उसमें बाजरा भी दें, गेहूं भी दे सकते हैं। अगर कहीं मक्का हो सकती है तो मक्का दें, उसके साथ में गेहूं का दे सकते हैं। तो जितने तरह के आप अनाज मिला सकते हैं, और ये आहार के अंदर लगभग 40% के आसपास होना चाहिए। अब दूसरी आती है खल। देखिए जो खल है उससे पशु को प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन हमेशा, जैसे मैंने बताया, निर्माण के लिए, दूध निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो खल है उसमें भी मैं सलाह दूंगा लगभग 30 से 35% उसमें खल होना चाहिए। और खल भी कई तरह की आती हैं, जैसे मूंगफली की खल है, तिल की खल है, सरसों की खल है, तो जो उस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ होती है चोकर। ये चोकर जैसे गेहूं के ऊपर जो, जिसको हमारे गांव की भाषा में भूसी बोलते हैं, तो ये भी 20% के आसपास दाने के अंदर होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए इसमें भूसी के अंदर क्या है, एक तो ये पेट साफ रखती है, दूसरा इसमें विटामिन बी की जो मात्रा है वो काफ़ी मात्रा में होती है, तो शरीर में विटामिन बी की मात्रा को ये पूर्ति करती है। दूसरा ये है कि जो आहार है वो स्वादिष्ट बन जाता है। अगर भूसी नहीं है तो चने का चोकर ले सकते हैं, छिलका ले सकते हैं। तो ये हमारे किसान भाई दाने के अंदर 20% मिला सकते हैं। अब अगली बात आती है जी खनिज मिश्रण की। देखिए खनिज मिश्रण हमारे दाने के अंदर एक बहुत ही ज़रूरी है और इसकी मात्रा 2% उसमें मिलाना चाहिए। देखिए जो खनिज मिश्रण है बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, उसमें बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है। वो सारे सूक्ष्म तत्व और जो ज़्यादा शरीर को ज़रूरत पड़ती है दूध उत्पादन में, वो सारे मिलाकर एक पैकेट बनाया गया है। उसका 30 से 50 ग्राम प्रति पशु को रोज़ देना चाहिए। इसके देने से क्या है, जो दूध की मात्रा है, विशेषकर कैल्शियम और फास्फोरस, बहुत ज़्यादा दूध के रास्ते से शरीर से बाहर निकलता है। तो इसको जो खनिज मिश्रण है इसको खिलाने से इन तत्वों की पूर्ति हो रहेगी और इनसे कई बार कई बीमारी भी होती हैं। अगर कैल्शियम की शरीर के अंदर कमी पड़ जाए तो सितंग की बीमारी हो जाती है, कई बार पशु जेर नहीं गिराता या पीछे दिखाने लगता है, तो और कई बार जो नए दूध नहीं होता। तो ये जो सारी बीमारियां हैं ये खनिज तत्वों की कमी से होती हैं। तो हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि वो पशु को प्रतिदिन 30 से 50 ग्राम अच्छे जो है ब्रांड का जो है अपने नज़दीक के डॉक्टर से पूछकर और उसको आहार में मिला के उसको देना चाहिए। डॉक्टर शर्मा, आपने संक्षेप में इतनी खुली जानकारी दी है कि मेरे ख्याल में हर किसान इसका फ़ायदा उठाएगा। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज डॉक्टर शर्मा ने जो बताया कि पशु का अच्छा आहार कैसा हो और अच्छे पशु की या अच्छा उत्पादन लेने के लिए पशु की क्या क्या पहचान है, हम आशा करते हैं आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। तो अभी आपने जाना कि पशुओं में आप चारा प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं जिनसे आपके पशुओं की सेहत अच्छी बनी रहे। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपने हमारा पता तो नोट कर ही लिया होगा। यदि आप कोई सवाल जानना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें। आप हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी जुड़ सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।